हमने अभी तक पढ़ा है, आपको बताया है काल विभाजन में ग्रियर्सन और मिश्र बंधु, जिन्होंने मिश्र बंधु विनोद लिखा। उसके बाद में उन्होंने हिंदी नवरत्न लिखा, जो इतिहास से ही संबंधित, हिंदी साहित्य के इतिहास से ही लिया गया, प्रकाशित किया मानो। और उस पर विनोद अर्थात इतिहास की छाया, उसका प्रभाव रहा है, उन्होंने उसका वर्णन किया। उसके बाद जो लिखने वाले हैं, हिंदी साहित्य में लिखने वाले हुए हैं, जिन्होंने कवियों का वर्णन किया है, उसमें है महत्वपूर्ण श्री राम नरेश त्रिपाठी। इनकी जो संकलन किया इन्होंने और महत्वपूर्ण है, हम ये मान सकते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बराबर इनका स्तर है। और इनके द्वारा संपादित की गई उसका नाम है कविता कौमुदी। कविता कौमुदी में विस्तार से कवियों का वर्णन किया है, कई भागों में है, लोक साहित्य पर भी है। इसमें सारे अधिकांशतः कवियों का राम नरेश त्रिपाठी ने वर्णन किया, लेकिन इन्होंने काल विभाजन पर ऐसी कोई बात नहीं की, काल विभाजन करने का प्रयास नहीं किया कि कौन से किस काल के कवि हैं। कवियों का वर्णन किया है इन्होंने, बहुत मेहनत की है, शोध किया है, बहुत कुछ नई नई बातें बताई है। लेकिन जहां हम काल विभाजन के बारे में पढ़ रहे हैं, काल विभाजन के लिए आपको बताया गया है, इन्होंने ऐसा कोई वर्णन नहीं किया। और उसके बाद श्री वियोगी हरि ने ब्रजमाधुरी सार लिखा, उसमें भी है, उसमें भी काल विभाजन के बारे में नहीं है। श्री पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने भी हिंदी साहित्य विमर्श नाम से लिखा। इसमें प्रसंगवश हिंदी कवियों के व्रत दिए, लेकिन काल विभाजन का इन्होंने कोई वर्णन नहीं किया। इसके बाद एक इतिहासकार हुए हैं, उन्होंने जो काल विभाजन किया उनका भी कोई आधार नहीं रहा। अंग्रेजी हुए केवल के जो हुए हैं महोदय, उन्होंने किया है। कोई उनका भी जैसे प्राचीन चारण काल कर दिया उन्होंने, प्राचीन भक्त कवि कर दिया। कबीर के उत्तराधिकारी तुलसीदास और रामावत संप्रदाय, कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार और हिंदी साहित्य में कलात्मक प्रभाव आदि आधुनिक काल, उनका एक आधुनिक काल जो है वो स्वीकार किया जा सकता है। अब इन सब के बाद जो काल विभाजन का महत्वपूर्ण, जिसको आपको बताया था कि हम कह सकते हैं कि नींव भी है और कंगूरा भी है। आपने पढ़ा होगा नींव की ईंट। नींव की ईंट क्या होती है? भवन को खड़ा रखती है, और नींव भी कमजोर होगी तो वो भवन गिर जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के नींव की ईंट भी है और कंगूरा भी है। और इन्होंने जो आधार रखा, इन्होंने जो नामकरण किया, तो इन्होंने कहा देखो कि क्या होना चाहिए, नामकरण आधार जो काल विभाजन है उसका आधार क्या होना चाहिए। और इन्होंने एक निश्चित की, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काल विभाजन का प्रधान आधार जनता चित्तवृत्ति के परिवर्तन को बताया और ग्रंथों की प्रसिद्धि, दो माना। उनका विचार है जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में परिवर्तन होता चला जाता है। इस दृष्टि से हिंदी साहित्य का विवेचन करने में
यह बात ध्यान में रखनी होगी कि किसी विशेष समय के लोगों में रुचि विशेष का संचार और पोषण किधर से और किस प्रकार हुआ। आगे वो कहते हैं, उपयुक्त व्यवस्था के अनुसार हम हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 कालों में विभक्त कर सकते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये कह रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। और वो 4 काल क्या है? उन्होंने किया आदिकाल का नामकरण उन्होंने वीर गाथा काल किया। उनके अनुसार वीर गाथा काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। उन्होंने मध्यकाल को 2 भागों में बांटा। पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल का नामकरण उन्होंने भक्ति काल किया, उत्तर मध्यकाल का नाम रीतिकाल किया। और आधुनिक काल को उन्होंने गद्य काल कहा है। उन्होंने जो नामकरण किया आधुनिक काल का गद्य काल किया है। अब उनका जो समय है काल विभाजन का, वीर गाथा काल वो मानते हैं संवत 1050 से 1375 तक। पूर्व मध्यकाल जिनका उन्होंने नामकरण भक्ति काल किया, उसका संवत वो मानते हैं 1375 से 1700 तक। वो मानते हैं कि इसका जो समय काल है वो 1375 से 1700 तक। तीसरा जो उन्होंने नामकरण किया उत्तर मध्यकाल, जिसका नामकरण उन्होंने स्वयं किया रीतिकाल, वो संवत 1700 से 1900 तक उन्होंने स्वीकार किया। चौथा गद्य काल, जिसको आधुनिक काल कहते हैं, जो 1900 से उन्होंने 1984 तक स्वीकार किया, कुछ जगह कहते हैं आज तक। शुक्ल जी ने जो है ये कह सकते हैं कि शुक्ल जी के द्वारा जो लिखी गई हिंदी साहित्य का इतिहास, जो अंतिम संस्करण था, जिसकी भूमिका में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने ये स्वीकार किया है। और वो कहते हैं कि कुछ विद्वान वीर गाथा काल को आदि काल के नाम से संबोधित करते हैं, लिखते हैं, पुकारते हैं। यह नामकरण भी स्वीकार है, इस पर किसी प्रकार का विवाद नहीं होना चाहिए, ऐसी उनकी धारणा थी। और इसके बाद उनका स्वर्गवास हो गया। अगर आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल कुछ वर्ष और रहते तो वो स्वीकार करते कि वीर गाथा काल नामकरण नहीं, इसका नामकरण आदिकाल ही होना चाहिए। उनके सामने 12 ग्रंथ आए थे। तो आपको पहले ही बताया था कि लोक चतुर्वर्ती, और दूसरा वो मानते हैं ग्रंथों की प्रसिद्धि, कि ग्रंथ जो प्रसिद्ध हुए हैं उनके सामने जो 12 ग्रंथ आए थे उनमें से ज़्यादातर वीर रस पर आधारित थे, तो उन्होंने इसका नामकरण वीर गाथा काल कर दिया। बाकी काल तो देखो स्वीकार किया है, भक्ति काल स्वीकार किया है, रीतिकाल स्वीकार किया है, आधुनिक काल स्वीकार किया गया है। शुक्ल जी के द्वारा जो दिए गए नामकरण हैं उनको आने वाले विद्वानों ने भी स्वीकार किया है। अब बहुत कुछ काल विभाजन में विस्तार से बहुत कुछ इस पर खोज की गई है, काल विभाजन के बारे में बताया गया है। और पहले जो है आदिकाल, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जैसे उदाहरण के तौर पर बीशल देव रास को रासो स्वीकार किया है, और उन्होंने इस ग्रंथ को वीर
गाथा काल में स्थान दे दिया। जबकि आप पढ़ेंगे आपके पहला ही है विशलदेव रास कि ये रासो नहीं रास है। जब विशलदेव रास के बारे में बताएंगे तो रासो और रास में अंतर भी स्पष्ट रूप से आपको बताया जाएगा। तो ये वीर रस की पुस्तक नहीं है, यह श्रृंगार रस की है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह भी कहा और बाद में ये स्वीकार कर लिया कि इसको आदिकाल के नाम से भी कुछ विद्वान कहते हैं, तो हम इसको स्वीकार करते हैं। अब जनता की चित्तवृत्तियों में जो है कि, और उन्होंने ये भी कहा कि ये जरूरी नहीं है कि किसी काल में कि हम नामकरण करें तो उस नामकरण के अनुसार ही कृतियाँ होगी, ये जरूरी नहीं है। वो मानते हैं कि जैसे मान लो कि भक्ति काल और रीति काल में वीर रस की कृतियाँ हुई है जो वीर गाथा काल के समान ही प्रसिद्ध हुई है और वही भाव रखती है, वही उसमें वर्णन किया गया। अब हम काल विभाजन में आगे जो है, जो मान्य है, जिसको माना गया और जो नामकरण किया गया वह है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। उन्होंने 4 प्रकार से बांटा है। उनके नामकरण हैं आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। उन्होंने आदिकाल का समय वही माना है, वो मानते हैं 10वीं शताब्दी से 1375 तक आदिकाल माना गया है। भक्ति काल 1375 से 1700 तक, रीति काल का समय भी 1700 से 1900 तक और आधुनिक काल को वो मानते हैं 1900 से आज तक। ये आपको जो समय है वो आपको याद रखना होगा। उस समय पूछ सकते हैं, छोटे प्रश्न भी पूछ सकते हैं कि आदिकाल का समय कब से कब तक है, भक्ति काल का समय कब से कब तक है, रीति काल का समय कब से कब है और आधुनिक काल कब प्रारंभ हुआ। तो आपको समय का भी ध्यान रखना होगा, नामकरण का भी ध्यान रखना होगा। और हम कल इसके बारे में फिर विस्तार से आपको बताया जाएगा कि विस्तार से जैसे आदिकाल का नामकरण क्या है, आदिकाल के बारे में और भी विस्तार से परिस्थितियाँ आदि जो है वो कल आपको विस्तार से बताई जाएगी।